पारिस्थितिकी तंत्र पे बात कर रहे थे हम लोग, तो उससे संबंधित कुछ और बातें हैं, फैक्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सेमेस्टर के हिसाब से भी, और जो आने वाले अन्य एग्ज़ाम हैं जो आप अगर देंगे तो उनके लिए भी। तो बहुत सारे नियम हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, उन नियमों पे बात करेंगे क्या क्या नियम हैं। तो हेडिंग हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सार्वभौमिक नियम। मतलब सार्वभौमिक नियम का मतलब होता है कि यह हर जगह सत्य होगा, चाहे आप पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में जाएं। तो जैसे सार्वभौमिक नियम है कि सूर्य पूर्व से उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, यह एक सार्वभौमिक प्राकृतिक घटनाएं हैं जो होंगी ही। चाहे आप भारत में रहेंगे तब भी वो पूर्व से ही उगेगा, और यूरोप में जाएंगे तब भी वो कहाँ से उगेगा, पूर्व से ही उगेगा। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक नियम, इनमें क्या क्या है। सबसे पहला है कि एक रूपतावाद का नियम। एक रूपतावाद का नियम, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना। एक रूपतावाद का नियम क्या है? एक रूपतावाद नियम के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जो भी आज आप प्राकृतिक घटनाएं देख रहे हैं, जो भी प्राकृतिक बल आज कार्य कर रहे हैं, वह आज ही नहीं, वो प्राचीन समय से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के ही क्या है, सक्रिय हैं। लेकिन बस उनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जो आज भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं या जो प्राकृतिक बल कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही पुराने समय से कार्य कर रहे हैं, बस उनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द सुनते हैं आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि तापमान का बढ़ जाना। तो ये प्राकृतिक घटना है, ये हमेशा से होती जा रही है। पहले ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर ग्लोबल कूलिंग होगा। पहले पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, फिर पूरा पानी जो हो जाएगा वाष्प बन जाएगा, वो बादल जब बन जाएगा तो पूरी पृथ्वी को ढक लेगा, सूर्य की किरण ही नहीं आएगी, तो सब जगह बर्फ जम जाएगी। ठीक है, तो वो ग्लोबल कूलिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ये हमेशा से होता आ रहा है। आइस एज, है ना, जो आइस एज, हिम युग जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। हम लोग गर्म युग में हैं, फिर इसके बाद हिम युग आएगा, फिर गर्म युग आएगा, तो ये चलता रहता है। बस क्या है, उसकी गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। जैसे ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल घटना है, लेकिन हम लोग जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो जो भी बल है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो प्रकृति पहले से हो रही हैं, बस उनका समय के साथ उनकी मात्रा में और उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, और वो भविष्य में भी होती रहेंगी। यही एक रूपतावाद का नियम है कि जो नियम है, जो बल है, जो घटनाएं हैं, वो एक ही हैं, बस उनके घटने के क्रम में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, फिर ये एक रूपतावाद का नियम होगा। दूसरा नियम इसमें है ऊर्जा प्रवाह, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह। कहाँ? पारिस्थितिकी तंत्र में, पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह कैसा होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। कैसे? सूर्य है, सन, सूर्य से प्रकाश मिलता है पौधों को, है ना। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा कहाँ जा रही है, पौधे में जा रही है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। फिर इस पौधे को कोई जानवर खा रहा है, बकरी खा रही है, गाय खा रही है, और विभिन्न जानवर खा रहे हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ जा रही है, इनमें जा रही है। ऐसा कभी नहीं होगा
कि बकरी से ऊर्जा किसको मिल जाए, पौधे को, पौधे को से मिल जाए सूर्य को, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऊर्जा एक ही दिशा में चलेगी, ठीक है। ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा कि पौधे से ऊर्जा सूर्य को मिल जाए, है ना। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। फिर क्या होता है, पौधे क्या करते हैं कि कुछ जो ऊर्जा है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में, है ना, वाष्पोत्सर्जन के रूप में, क्योंकि पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं, पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, वह भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात में कहा जाता है कि पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में तो पौधे क्या करते हैं, अगर दिन का समय है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अगर पौधे दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं श्वसन की क्रिया में, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन साथ में ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो दिन के समय ये ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं तुलनात्मक कार्बन डाइऑक्साइड के, है ना। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करते हैं, तो पेड़ पौधे के आसपास ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहता है दिन में। लेकिन रात में क्या होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी नहीं, अब रात में केवल पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बस छोड़ेंगे। तो इसीलिए आपको रात में कहते हैं कि पौधों के नीचे मत सो, ये नहीं कि भूत आ जाएगा पकड़ लेगा। वो वैज्ञानिक है, बस उनको पता नहीं था, है ना। कभी ऐसा हुआ होगा कोई व्यक्ति रात में पेड़ के नीचे लेटा था, वो मर गया सुबह, तो उनको लगा कि अब पौधे के नीचे कुछ भूत वूत आया था, मार दिया है। लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, विभिन्न बीमारियां हैं सांस वाली, तो समस्या हो जाएगी, उसका जीवन यापन समाप्त हो सकता है वहाँ से। तो ऊर्जा का जो प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इसमें ये बता रहा था मैं कि पौधे क्या करते हैं कि यहाँ से ऊर्जा क्या होगी, पौधों से चली जाएगी वायुमंडल में, कैसे रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, है ना। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा नष्ट हो रही है, वाष्पोत्सर्जन में नष्ट हो रही है, तो एनर्जी कहाँ चली गई, इन्वायरमेंट में चली गई। फिर यहाँ भी ये जो हैं जीव हैं, ये भी श्वसन का कार्य करते हैं, हम लोग भी श्वसन की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी कुछ ऊर्जा कहाँ उत्सर्जित करते हैं, पर्यावरण में उत्सर्जित कर देंगे, और ये सब ऊर्जा इन्वायरमेंट में चली जाएगी, है ना। फिर इन्वायरमेंट से क्या होगी, किसी रूप में, फिर पौधे से, फिर बकरी में, फिर इन्वायरमेंट में, एक चक्र चलता रहता है। तो एक दिशीय ही है, ये रिवर्सिबल नहीं है। गाय से पौधे को डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, पौधे से सूर्य को नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशीय होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम है 10% का नियम। ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। ये क्या नियम है, 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम? हम आपको पोषण स्तर बताए थे। पोषण स्तर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल। जैसे अगर प्रथम पोषण स्तर का जीव जो उत्पादक हैं, उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे। दूसरे पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं, ये पोषण स्तर है, पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल। दूसरे पोषण स्तर में कौन आएगा, जो उत्पादक को खाएगा, शाकाहारी, ठीक है। तीसरे पोषण स्तर पे कौन आएगा, मांसाहारी। और चौथे पोषण स्तर में कौन आएगा, सर्वाहारी। ये पोषण स्तर है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, ये सबको खा लेगा, है ना। ये पोषण स्तर है। तो इनमें क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अभी बताया ना, ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय है, तो यहाँ से यहाँ ऊर्जा जाती है। इसको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, सूर्य से, सूर्य से, ठीक है। तो सूर्य है जिससे ऊर्जा मिली इसको। तो उत्पादक क्या करेगा,
भोजन बनाएगा। मान लीजिए उसने बनाया कितना, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट क्या किया, भोजन बनाया, है ना। तो 1000 यूनिट का जो 10% होगा वही जो है दूसरे पोषण स्तर तक जाएगा, यहां तक 10%। बाकी जो 90% है वो पेड़ पौधे खुद ही अपने श्वसन में, अपनी क्रियाएं करने में क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। केवल 10% ही वो आगे ट्रांसफर होगा। तो इसका 10% कितना होगा, 100 यूनिट। मतलब इस पोषण स्तर को कितनी ऊर्जा मिली, 100 यूनिट। ठीक है। जब आप किसी पौधे को खाते हैं तो उससे आपको जो ऊर्जा मिलती है वो उसका 10% ही मिलता है जितना कि होता है, बाकी वेस्ट चला जाता है ना, और बाकी वो खुद ही यूज कर लिया होता है। हमको 10% मिलता है, 100 यूनिट। अगला जब पोषण स्तर में आएंगे फिर वही क्रिया होगी, फिर यहाँ से 10% मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 10 यूनिट, फिर 10%, यहाँ 1 यूनिट। इसीलिए जैसे जैसे आप पोषण स्तर में आगे बढ़ते हैं तो जैसे अगले पोषण स्तर पर पहुंचेंगे तो इनको ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपको ज़्यादा घास फूस खाना पड़ता है, पत्ता, है ना। क्यों, मांस में ज़्यादा कैलोरी है, ऊर्जा है। क्योंकि जो मांस खाने वाले व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट क्या खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। मांस बनने में जो है वो ज़्यादा ऊर्जा लगती है ना। आपकी स्किन जो बनती है उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, उसके बावजूद कि पेड़ पौधों को उगने में। तो पेड़ पौधों से कम आपको कैलोरी मिलेगी, लेकिन मांस खाएंगे तो उससे ज़्यादा कैलोरी मिलेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे हमको बकरी जो खाती है घास, वो घास ही घास खा रही है तो उसको ज़्यादा खाना पड़ रहा है ना। तो ये है 10% का नियम कि पोषण स्तर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है ना। उत्पादक से शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो ये एक नियम हो गया। एक ये वाला तो नियम बताए ही हैं कि सूर्य के तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है किस पे, पारिस्थितिकी पे या पारिस्थितिकी विविधता पे, है ना। ये बताए हैं आप लोगों को कि पृथ्वी जो है बीचों बीच विषुवत रेखा है 0 डिग्री। जैसे जैसे ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत रहती हैं, यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। और जैसे ही आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे विषुवत रेखा से उत्तर जाइए और विषुवत रेखा से दक्षिण जाइए, तो जैसे जैसे आप दक्षिण जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य के तापमान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी, और वैसे वैसे ही जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। तो सूर्य का वितरण, सूर्य के प्रकाश का वितरण बहुत महत्वपूर्ण है, उससे जैव विविधता को बहुत प्रभावित होती है ना। ज़्यादा प्रकाश जहाँ रहेगा वहाँ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बारिश होगी, वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। जहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा वहाँ बारिश भी नहीं होगी। तो एक ये नियम। एक और आपको हम बताए थे, शायद बताए हैं कि नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पाया जाता है जो स्वयं में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। क्या होता है, पारिस्थितिकी साम्यावस्था कहते हैं उसको, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, हिंदी में कहते हैं स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि। स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या होता है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के अंतर्गत पारिस्थितिकी या पर्यावरण में कुछ भी अनावश्यक घटनाएं अगर हो जाती हैं जो कि पारिस्थितिकी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं,
जैसे आपके घर में कोई कुत्ता घुसा है, आपके घर में कुत्ता घुस गया, आप क्या करेंगे? भगाएंगे उसको। और शेर घुस जाए तो आप खुद भागेंगे, है ना। तो जब कुत्ता घुस गया है तो आप सक्षम हैं उसको भगाने के लिए, भगा दिए। तो प्रकृति और पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र के पास इतनी शक्ति होती है कि अगर छोटा मोटा कुछ घटना हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, जैसे थोड़ा सा धुआं है उठ रहा है, तो उसको वो संतुलित कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। लेकिन आप चिमनी जला दीजिए, वो लगातार 24 घंटे ही धुआं दिए जा रहा है, तो उसको पर्यावरण नहीं संतुलित कर पाएगा, वो आपको दिखेगा धुआं अलग से। जैसे आप आग जलाते हैं, ठंडी के दिन है तो गर्मी में, ठंडी में आग तापते होंगे, तो जलाते हैं, धुआं उठता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन बगल में आप लोग जाते होंगे, चिमनी दिख रही है, उसका धुआं 24 घंटे दिखता रहता है ना। वो हमेशा ही वो दिखता रहेगा, सफ़ेद सफ़ेद, काला काला, दिन रात बराबर। वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो वही है कि जब कुत्ता घुसा तो उसको भगा दिया, मतलब उससे सुरक्षा कर लिया, अपने आप को बचा लिया। तो वो प्रकृति के पास है शक्ति, उसी को कहते हैं स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि। कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण में कुछ अनावंछित कोई तत्व घुस जाए तो उसको वो स्वयं से क्या करता है? हटा देता है। लेकिन अब अधिक मात्रा में हो जाएगा तो फिर ये क्रिया भी काम नहीं करती है, फिर उसमें हमको इंटरवेंशन करना पड़ता है, ह्यूमन को, उसको साफ करने के लिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? अगर ये फेल हो जाएगा तो फिर पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पारिस्थितिक असंतुलन, जिससे क्या होगी? समस्याएं। जैसे उदाहरण के रूप में एक और बता दे रहा हूं आपको उदाहरण। जैसे अभी मैं बताया ना कि ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल प्रक्रिया थी, जिसमें क्या होता है कि समय के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं, जैसे ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है, उससे तापमान निकल रहा है ना। ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जीवों की संख्या बढ़ रही है। तो प्राकृतिक घटना थी, तो उसको प्रकृति बैलेंस कर लेती थी, है ना। लेकिन जब हम आ गए, हमने और ज़्यादा उत्सर्जन बढ़ा दिया, जिसको प्रकृति संतुलित नहीं कर पा रही है, वो हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। तो उसी समस्या का निदान करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारे बिंदु लिख लीजिएगा, केवल नाम लिख लीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़े तो समझ में आए क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला है पारितंत्र की उत्पादकता। पारितंत्र की उत्पादकता, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र की उत्पादकता क्या है? प्रोडक्टिविटी। जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? आप कॉलेज में आते हैं, 5 से 6 घंटे रहते हैं, तो आपने क्या सीखा है? रोज आप कुछ सीख के जा रहे हैं कि नहीं? जितना आए थे उतने में ही चले गए तो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, जीरो है। लेकिन आप आए, कुछ सीखा, नया सीखा और चले गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी है। 1 घंटे पढ़े, 1 पन्ना ही याद हुआ तो प्रोडक्टिव है, कुछ तो याद हुआ। बैठे हैं बस खोल के, तो वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। ठीक है, तो हम आपको पोषण स्तर बता दिए हैं, है ना। पोषण स्तर क्या मतलब होता है? इसमें परिभाषा दी हुई पोषण स्तर की कि जो खाद्य श्रृंखला भी बताएंगे क्या होता है। खाद्य श्रृंखला मतलब कि जो जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे चिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खा लेगा, सांप को बाज खा लेगा, बाज को हम खा लेंगे। बाज खाते हैं कोई? कोई खाता होगा विश्व में कहीं भी, बाज तो खाते ही होगा कोई। तो ये जो एक क्रम है ना जीवों का, वही है खाद्य श्रृंखला। अभी बात करेंगे उस पर। तो खाद्य श्रृंखला के किसी भी लेवल पर जो जीव हैं, वो जब ऊर्जा का उपयोग करते हैं और संचय करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर। जैसे पेड़ पौधे हैं,
वो एक ट्रॉपिक लेवल पे है, उत्पादक है, वो ऊर्जा को प्रयोग करते हैं, उसका संचय भी करते हैं, तो वो एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है। एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, इस पे बात करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है ये? उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जो हैं, उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे हैं, है ना। पेड़ पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश रहता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है और भोजन इनका बनता है, जिसको ऊर्जा के रूप में कहते हैं। ये होती है क्रिया प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है। तो ये जो पौधे हैं, ये ऊर्जा जो है इसको कहते हैं बायोकेमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल एनर्जी, जैव रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऊर्जा। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का प्रयोग करके ऑक्सीजन बनाया, और क्या बनाया? बायोकेमिकल एनर्जी। तो जितने पौधे हैं विश्व में, बहुत सारे पौधे हैं, वो सब यही कर रहे हैं। तो ये जो पौधे निर्माण कर रहे हैं बायोकेमिकल एनर्जी का, जो सूर्य का प्रकाश है उसको किस में बदल दे रहे हैं? बायोकेमिकल एनर्जी में बदल दे रहे हैं। तो यह जितना होता है टोटल, इसी को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि उत्पादक द्वारा सूर्य के प्रकाश को बायोकेमिकल एनर्जी में बदल देना, जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देना ही क्या कहलाता है? बदलने के बाद जो ऊर्जा मिल रही है आपको, उसी को क्या कहेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। जैसे आप यहाँ आए, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा, अब जब घर जा रहे हैं तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज हो गया है। तो जब वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उसी को ग्रॉस कहते हैं। उसको एक साथ रख देंगे तो क्या कहेंगे? ग्रॉस लेवल पे। तो वही है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी मतलब कि वही उत्पादक बना रहा है, प्राथमिक लेवल पर, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर पहला है। और सकल मतलब ये टोटल एनर्जी है, यही फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वही फिर जाएगी शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, यही आगे जाएगा ना। ये सबसे पहली एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। तो ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर आगे है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला इसी में है, इसके आगे का चरण, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस से नेट कैसे निकलता है? जब आप ग्रॉस में कुछ माइनस कर देते हैं, मान लीजिए x माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो नेट होगी, शुद्ध। सकल से शुद्ध कैसे मिलता है? शकल में कुछ माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री स्थापित की, 100 रुपये उस पर खर्च किया, मान लीजिए आपको उस पर 100 रुपये प्राप्त हुआ। आपने कोई उद्योग खोला है जिसमें आपको जो उसको बेचने पर, सामान बेचने पर कितना प्राप्त हुआ? 100 रुपये प्राप्त हुआ। ये आपकी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम, सकल इनकम, है ना। अब आप मशीन स्थापित किए थे, मशीन लगाए थे, तो मशीन को रिपेयर करने में मान लीजिए कुछ खर्च हो गया,
तो खर्च मान लीजिए 10 रुपए का हुआ। तो जब आप इस ग्रॉस इनकम में 10 माइनस कर देंगे तो जो 90 बचेगा ये होगा नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट निकलता है वो ग्रॉस में से कुछ माइनस करके होता है। अभी हम आपको 10% का नियम बताए थे। मान लेते हैं कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, वही वाला एग्जाम्पल 1000 यूनिट है। ये किसने बनाया है? पौधों ने बनाया है, जो कि क्या है? उत्पादक है। पौधों से शाकाहारी जीव को कितना मिलेगा? इसका कितना यूनिट मिलेगा? यहां 10% कितना होगा? 100 यूनिट। 100 यूनिट। बाकी जो 900 यूनिट थी वो कहां गई? खर्च हो गई, है ना। तो ये जो 100 यूनिट बच रही है, जो किसको मिल रही है? उपभोक्ता को मिल रही है। और उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है। उपभोक्ता बताए थे ना, दो तरह के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी है, और तृतीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी है। तो जो उत्पादक है शाकाहारी, उसको इस ग्रॉस में से, इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से जितना भाग ऊर्जा का उत्पादक को, उपभोक्ता को मिलेगा, शाकाहारी को मिलेगा या प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगा, उसी को कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में से जो माइनस होके मिल रहा है ना, 1000 यूनिट था, 900 यूनिट पेड़ पौधों ने खर्च कर दिया, 1000 यूनिट उन्होंने बनाया था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये सब करके। बाकी 900 यूनिट इन्होंने अपने श्वसन में, अपनी ग्रोथ करने में खर्च कर दिया। फिर जब इसको शाकाहारियों ने खाया तो उनको 100 यूनिट मिल गया जो बचा था। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। मतलब कि सकल प्राथमिक उत्पादकता में से ऊर्जा का जितना भाग उपभोक्ता को प्राप्त होता है, उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं उसको क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सुनिए उसको। ठीक है। ठीक है। एक होता है द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसी के बाद का है वो, यहीं लिख देता हूं मैं, द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? द्वितीयक उत्पादकता में, जिसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई शाकाहारी जीव क्या है, ये वाला उदाहरण याद रखिए। 100 मान लीजिए एक पौधा है, या मान लीजिए 1 किलो पालक है। 1 किलो पालक ने इतने यूनिट ऊर्जा बनाई थी। 1 किलो पालक को कौन खा लिया? बकरी खा ली। बकरी को कितना मिला? 100 यूनिट 1 किलो पालक खाने से। अब बकरी को टोटल ऊर्जा चाहिए 1000 यूनिट, और उसके पास खाने के लिए क्या है? केवल पालक है। तो कितना किलो पालक खाएगी वो? 1 किलो पालक खाई तो उसको 100 यूनिट मिली है, और चाहिए 1000 यूनिट। तो कितना किलो पालक खाना पड़ेगा? 10 किलो पालक खाना पड़ेगा बकरी को। तो बकरी कितने किलो पालक खा रही है? 10 किलो। तो ये है सेकेंडरी उत्पादकता। मतलब जो जीव हैं, एक तो उनको जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, मतलब कि कोई सकल प्राथमिक उत्पादकता से कितना भाग मिला,
लेकिन उनके शरीर की भी तो कुछ नीड है, उतने में उनका काम नहीं हो रहा है। जैसे हमको एक रोटी कोई दे तो हमारा काम नहीं होगा, हमको कम से कम 20-25 रोटियाँ 100 रोटियाँ चाहिए। पूरा इंसान मिल जाए तो उसको भी खा सकते हैं बहुत लोग, या पूरा देश मिल जाए तो उसको खा ले, खा ही रहे हैं कुछ लोग, देश को भी खा रहे हैं तब भी पेट नहीं भर रहा है। तो उस हर एक जीव की शरीर की कुछ नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए वो जो जितना अतिरिक्त भाग लेते हैं वो सेकेंडरी उत्पादकता कहलाती है, और उसका प्रयोग वो अपना शरीर बनाने में, जय भार बनाने में, है ना, कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा? द्वितीयक उत्पादकता में आएगा। ठीक है ना। और आगे बात करेंगे। अभी कोई क्लास व्लास तो होगी नहीं किसी की, 15 मिनट तो लेट ही आते हैं आप लोग। ये समझ में आया ना क्या है? अब हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल पे बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे के प्रतिस्पर्धात्मक जीवन के लिए। कॉम्पिटिटिव लाइफ जब आपकी शुरू होगी तब आप मुझे याद करेंगे, तब आप वो वाला गाना गाएंगे। हाँ, याद आ रही है, ये भी एक गाना ही है ना, याद आ रहा है। आहार श्रृंखला और आहार जाल। श्रृंखला मतलब आहार, फूड चेन एंड फूड वेब। जाल, आहार चेन, फूड श्रृंखला क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जीव हैं वो किसी न किसी पोषण स्तर के हैं, है ना, पोषक स्तर के हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं। तो ये जो पोषक स्तर हैं जीव, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। तो जब इन्हीं को हम क्रमिक रूप से व्यवस्थित करते हैं तो वही आहार श्रृंखला हो जाती है। कैसे? जैसे कोई पौधा है, ठीक है, पौधा है, उसको खा रहा है कौन? टिड्डा खा रहा है। टिड्डा देखें आप लोग, धान ओन में लग जाता है, उससे बचाव के लिए आप दवाई आज डालते रहते हैं, सब्जियों में लग जाता है। इस टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। इस मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? मानव भी खाता है सांप को, है ना। सांप को खाएगा, सांप को खाएगा चील या बाज, इतना ही लेते हैं। तो ये एक क्रमिक रूप है किसका? पोषक स्तर का। ये प्राथमिक पोषक स्तर में है। टिड्डा जानवरों को भी खा लेता है क्या? नहीं खाता ना, वो हरा वाला जो होता है वो नहीं खाता। ये दूसरे पोषक स्तर में आएगा, शाकाहारी में। फिर ये मेंढक और सांप ये तीसरे में आएंगे, है ना, मांसाहारी। और चील क्या है? बाज, ये भी मांसाहारी ही है। अब कोई मनुष्य अगर इसको खा ले तो वो सर्वाहारी हो जाएगा। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है, एक क्रम है। इसमें अगर कोई एक जीव, इस लाइन में अगर कोई एक जीव नष्ट हो जाए, जैसे टिड्डा हट जाए, है ना, तो ये वाले जो है मर जाएंगे इस लाइन में। इसके अनुसार, इस लाइन के अनुसार अगर टिड्डा यहाँ से हट जाए तो क्या ये लोग जीवित रह पाएंगे? क्योंकि मेंढक को भोजन ही नहीं मिलेगा तो मेंढक मर जाएगा। जब मेंढक मर जाएगा तो सांप किसको खाएगा? किसी को नहीं। फिर सांप मर जाएगा, सांप मर गया तो चील, फिर मनुष्य को भी मरना ही पड़ेगा बाद में। नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन में। इसके बाहर मत सोचिए, इसके बाहर नहीं सोचना है आपको। ये सोचना है कि बस यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का अंतर है। अभी आप लोग देखेंगे
तो खाद्य श्रृंखला में एक लाइन में एक क्रम में व्यवस्थित हैं और इनके पास यही ऑप्शन है खाने का और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपके पास केवल यही ऑप्शन हो कि आपको खिचड़ी मिलेगी, अब वो भी बहुत लोग खा लिए, आपको बचा भी नहीं, तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी ना। तो ये है, ठीक है। तो ये है खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल में क्या होता है कि एक जीव जो है वो कई जीवों को खाता है, उसके पास ऑप्शन खुल जाता है। जैसे मेंढक जो है टिड्डा खा रहा है, इस पौधे को मान लो खा रहा है झींगुर, झींगुर भी खाता है पौधे को, मेंढक झींगुर को भी खा रहा है, ठीक है। मेंढक को सांप भी खा रहा है, और मेंढक को कौन खाएगा, सांप के अलावा मेंढक कौन खाएगा, एक दूसरे को कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे तुम लोग। सुनील खाएगा मेंढक, ठीक है। तो टिड्डे को एक और जानवर ले रहे हैं, खा रहा है, छछूंदर। छछूंदर जानते हैं ना, फीमेल जो चूहा होता है, चूहिया होती है, उसको छछूंदर कहते हैं ना। अंतर होता है, चूहा चूहिया अलग है और छछूंदर अलग है। क्या अंतर होता है, छछूंदर में भी मेल फीमेल होता है, तो जैसे चूहा में चूहिया है फीमेल, चूहा मेल है, वैसे छछूंदर में भी मेल होता होगा, फीमेल होता होगा। अच्छा, चलिए ठीक। तो टिड्डे को कौन खा रहा है, छछूंदर भी खा रहा है। फिर इसके बाद सांप है, इन दोनों को खा रहा है ना। सांप को चील भी खा रहा है, बाज भी खा रहा है, और कुछ मानव भी हैं सांप खाते हैं, है ना। उसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। तो ये एक खाद्य जाल है, इसमें एक ही पोषक स्तर के जीव कई जीवों को खा रहे हैं, है ना। जैसे मेढक है, वो झींगुर को भी खा रहा है, टिड्डे को भी खा रहा है ना। तो अगर टिड्डा नहीं मिला तो झींगुर मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब जो आहार जाल है, खाद्य जाल है, इसमें पारिस्थितिकी संतुलन ज्यादा अच्छा बना रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक जीव नष्ट हो गया, नहीं मिल रहा है, तो दूसरा मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर खाद्य श्रृंखला रहती है, तो अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाती है। तो खाद्य जाल ज्यादा अच्छा होता है, उससे पारिस्थितिकी में संतुलन बना रहता है, ठीक है। ये अंतर है, ठीक है। और एक और इसमें फैक्ट होता है कि जैसे कोई जीव है ना, वह एक ही समय में कई पोषक स्तर में हो सकता है। एक ही जीव कई पोषक स्तर में हो सकता है। कैसे? शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। जैसे हम लोग हैं, जब सब्जी भाजी खाते रहते हैं तो शाकाहारी रहते हैं, जैसे ही मांस खा लिए तो मांसाहारी हो जाते हैं। तो जिस समय शाकाहारी खा रहे हैं उस समय पे हमारा पोषक स्तर दूसरा हो गया ना, दूसरे लेवल पे है। जब मांसाहारी खा रहे हैं तब तीसरे लेवल पे है। तो ये एक ही जीव कई पोषक स्तर में एक साथ रह सकता है, ठीक है। ये समाप्त हुआ। अब आगे पारिस्थितिकी पिरामिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड आप लोग देखे हैं? मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध हैं, अजूबों में शामिल हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, इनका एक और नाम है एल्टोनियन पिरामिड। नाम जरूर याद रखिए, एल्टोनियन पिरामिड। आप में 2-2 नंबर का प्रश्न आता है ना, 2-2 नंबर का आया था ना पिछली बार जब रिटेन दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सब जो हैं छोटे वाले, ये सब 2-2, 3-3 नंबर वाले हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी रहे। ऑब्जेक्टिव आता है क्या?
पिछली बार आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब लिखने वाला था। तो ये छोटे छोटे जो फैक्ट है ना, ये परिभाषाओं के रूप में आपसे 2-2 नंबर में आ सकता है। अब बड़ा भी क्वेश्चन 3-4 नंबर में भी पारिस्थितिकी पिरामिड पूछ सकते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? जब आप किसी खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला मतलब एक पोषक स्तर दूसरे पर निर्भर है, दूसरा तीसरे पर निर्भर है, एक अभी लाइन बनाए थे जो, तो जब आप किसी खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न जीव हैं उनको संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर एक रेखीय चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो एक पिरामिड की तरह बनता है, उसी को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे। मतलब कि जो भी क्या है, खाद्य श्रृंखला में जीव हैं, तो मतलब जो जीव है या जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक तत्व हैं, उनको जब आप संख्या के आधार पर कि वो कितनी संख्या में है, या जैव भार के आधार पर, जैव भार अभी बताएंगे क्या होता है, या ऊर्जा के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक पिरामिड की तरह बनता है ना। उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। ये कई तरह के होते हैं, उसके उदाहरण देखते हैं और फिर इनके प्रकार देखते हैं क्या है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड मतलब है कि संख्या के आधार पर जीवों को व्यवस्थित कर दीजिए, या फिर उनके द्वारा कितनी ऊर्जा बनाई जा रही है या ग्रहण की जा रही है उसके अनुसार। जैव भार होता है, जैसे हम लोगों के शरीर में कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक का कार्बनिक बताए थे एक दिन। कार्बनिक जिसमें कार्बन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। हम लोग भोजन करते हैं तो यही सब हमारे भोजन में जाता है ना। घी खा रहे हैं तो वसा बढ़ रहा है, चावल गेहूं खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है, प्रोटीन दाल खा रहे हैं, तो ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थों को, मान लीजिए आपका जितना वजन है, जितना शरीर में कार्बनिक पदार्थ है, उसमें क्या है, पानी भी मिला हुआ है ना, पानी है। अगर आपके शरीर के पूरे पानी को सुखा दिया जाए तो जब वो सूख जाएगा तो जो कार्बनिक पदार्थ का वजन बचेगा उसी को क्या कहते हैं, जैव भार, बायोमास। क्या कहते हैं? बायोमास, जैव भार। मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ है अगर उसको शुष्क कर दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, तो जो उसका वजन बचता है वही क्या है, जैव भार है, बायोमास कहलाता है। तो या तो आप जीवों को संख्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या जैव भार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो एक पिरामिड की तरह बनता है। उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के हैं। प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे अभी मैं बता रहा था, एक संख्या पिरामिड, एक जैव भार पिरामिड और एक क्या है, ऊर्जा पिरामिड। 3 प्रकार हैं। इन तीनों में हम लोग पहला देखेंगे संख्या वाला। संख्या पिरामिड क्या होता है? संख्या पिरामिड में जीवों के नंबर्स के आधार पर रखेंगे, कहाँ कौन से पोषण स्तर में कितना जीव है। तो अभी उदाहरण बताएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें एक उदाहरण ले रहे हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र का। पहला उदाहरण है संख्या पिरामिड में घास पारिस्थितिक तंत्र का। इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड में कुछ इस तरीके से चित्र बना देते हैं पहले, फिर इसमें कैसे चलते हैं, नीचे से ऊपर उत्पादक यहाँ पे होगा और जैसे ऊपर जाते जाएंगे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। तो इस पिरामिड में आधार पे कौन रहता है, सबसे नीचे कौन रहेगा, उत्पादक रहेगा, है ना। सबसे नीचे कौन रहेगा, उत्पादक रहेगा। और ये आप आधार कैसे बनाएंगे, जहां पे
ये पहले नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधा भी बनता है और ऐसे भी बनता है, उल्टा भी बनता है, ठीक है। तो ये निर्धारित कैसे करेंगे सीधा बनेगा कि उल्टा, ये आपको देखना पड़ेगा कि उत्पादक कौन है और उसकी संख्या, संख्या देख रहे हैं ना। जैसे घास पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होगा? घास होगा, है ना। यहां उत्पादक कौन है? घास है। अगर आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए कोई आपको एक निर्धारित क्षेत्र दे दिया जाए, है ना, जैसे मान लीजिए कॉलेज का ग्राउंड का मैदान है, ये बीच वाला जो मैदान है, यहाँ पे घासें हैं, तो घासों की जो संख्या है वो कितनी है? बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर निर्भर जीवों की तुलना में कौन से जीव निर्भर होंगे? यहाँ बकरी है, यहाँ का उदाहरण है ना, तितली होगी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, तो क्या उनकी संख्या घास से ज़्यादा होगी? घास से ज़्यादा होती तो घास समाप्त हो गई होती, घास से ज़्यादा नहीं है, घास की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो उत्पादक की संख्या क्या है? ज़्यादा है उपभोक्ता की तुलना में। तो जब आपको लगे कि उत्पादक की संख्या ज़्यादा है तो ये बेस क्या होगा? बड़ा होगा, है ना, अगर आप संख्या वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो घास की संख्या क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे घास। अब घास के ऊपर क्या निर्भर होगा? कुछ जीव जंतु निर्भर होंगे, है ना, जैसा आप लोग बता रहे हैं टिड्डा पिड्डी, मान लेते हैं टिड्डा ही है ना, तो टिड्डों की संख्या क्या होगी? घास की तुलना में कम होगी ना। तो ये कैसा? ये तो हो गया उत्पादक, ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, ठीक है। फिर हो सकता है एक तो सांप भी, एक दिन एक सांप उप निकला था, मेढक होगा इसके पास, है ना, मेढक होगा। जहाँ पानी इकट्ठा है ना नाद में, यहाँ जो बॉटनी के सामने बड़े बड़े नाद बने हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है ना, तो उसमें ध्यान से देखेंगे छोटे मोटे मेढक भी होंगे। तो मान लीजिए यहाँ मेढक है, तो टिड्डे की तुलना में मेढक कम होंगे ना। टिड्डे तो छोटे छोटे हैं, इतने सारे रहते हैं, मेढक बहुत कम रहता है, तो इसके तुलना में मेढक। और इस पूरे गार्डन में हो सकता है एकाक सांप हो, एक से ज़्यादा नहीं होगा, तो सांप क्या होगा? एक है। तो आप जैसे जैसे इसमें उत्पादक से ऊपर जा रहे हैं, संख्या कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। घास की संख्या ज़्यादा है, टिड्डों की उसके तुलना में कम, मेढक की उसके तुलना में कम और सांप की उसके तुलना में कम। तो ये है घास पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिक पिरामिड, जो कैसा है? सीधा है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि घास पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिक पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, हमको नहीं पता है, हम क्या करेंगे जान के? तो सीधा होता है, याद रखना। स्टेटमेंट वाइज दिया जा सकता है, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, इस बार फिर देंगे मिड टर्म में, 2-3 कथन रहते हैं, उसमें चुनना होता है कौन सा सही है। तो एक कथन दे दिया गया कि पारिस्थितिकी घास पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट कहीं दिख गया कि उल्टा होता है, उल्टा थोड़ी होता है, सीधा होता है, तो पता होना चाहिए ना सीधा होता है, तब ना सही करेंगे। नहीं तो वो स्टेटमेंट अगर आपने सही मान लिया तो वो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से करना है। फिर एक ले लेते हैं संख्या में ही वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र, उसका पिरामिड बनाते हैं, क्या होता है? ये घास वाला है, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड वाला है। तो वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या है? वृक्ष ही है। अब हम एक वृक्ष का उदाहरण लेंगे। वृक्ष कैसा है? एक, यहां जो एक वृक्ष दिख रहा है मुझे अशोक का, वही मान लेते हैं। एक अशोक का वृक्ष दिख रहा है मुझे, एक वृक्ष का ले रहे हैं, ठीक है। तो एक वृक्ष की संख्या कितनी है? एक ही है, तो उत्पादक कितना है? एक ठो है, उत्पादक एक ही वृक्ष है ना, तो उत्पादक मान लीजिए वृक्ष है। फिर वृक्ष पे कौन कौन से जीव निर्भर होंगे? चिड़िया,
मान लीजिए आम का वृक्ष है, ये फलदार वृक्ष नहीं है, तो इस पर क्या निर्भर होंगे? कोई ऐसा वृक्ष, आम, इमली, जो भी आपके घर के आसपास हो, इमेजिन कर लीजिए। तो उस वृक्ष पर कुछ जीव रहते हैं, तो वो एक से ज़्यादा होते हैं कि एक ही रहते हैं? कई सारे रहते हैं। मतलब जो वो शाकाहारी मान लीजिए अगर हैं, तो शाकाहारी जीव वृक्ष से ज़्यादा रहते हैं, एक ही वृक्ष पर कई सारे जीव हैं, तो वृक्ष की संख्या कम है, मतलब उत्पादक जो है वो कम है। यहाँ पे क्या था? उत्पादक क्या था? ज़्यादा था। तो जब उत्पादक की तुलना में उपभोक्ता ज़्यादा हो, उत्पादक कम हो, तो उल्टा बनेगा ये। यहाँ पे उत्पादक ज़्यादा था, उपभोक्ता कम था, लेकिन वृक्ष वाले में उत्पादक कम है, उपभोक्ता ज़्यादा है। तो वृक्ष क्या होगा? सबसे कम लोअर लेवल पे होगा, और ये पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा हो जाएगा। वृक्ष उत्पादक है, वो पहले लेवल पे। वृक्ष के ऊपर क्या क्या निर्भर रहता है? शाकाहारी जीव निर्भर होंगे। मान लीजिए शाकाहारी जीवों में गिलहरी है, गिलहरी भी रहती है ना वृक्ष पे, गिलहरी है। कुछ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, चिड़िया रहती है, कुछ चिड़ियाएँ शाकाहारी भी होती हैं। अब इनको कौन खाएगा? मान लीजिए बाज, वृक्ष पे बाज भी आ गया है अब, है ना? तो वृक्ष है, फिर वृक्ष के ऊपर है शाकाहारी जीव जिनकी संख्या वृक्ष की तुलना में ज़्यादा है, और इनकी भी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा? मांसाहारी होगा, क्योंकि वृक्ष को हम भी गिलहरी जो जीव हैं शाकाहारी, उनको हम भी तो खाते रहते हैं, है ना? बाज भी खाएगा, कोई जीव जंतु भी खाएगा, और लोग गिलहरी खाते हैं। तुम ऐसे काहे मुंह बना रही हो? खाते हैं, तुम केवल यहीं रह रही हो अनपरा में ही ना। भारत इतना बड़ा है, सांप भी खाते हैं, बिच्छी भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, जो भी जानवर है सब खाते हैं, है ना? तो ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मांसाहारी जीव हो जाएंगे। तो जो वृक्ष का संख्या पिरामिड है वो कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक है, संख्या पिरामिड समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरह जो अपघटक का भी होता है, एक और है, उसको बना देता हूं मैं। इसी में संख्या वाले में ही एक अपघटक, अपघटक जो होते हैं, अपघटक कौन है? जब कोई मृत जीव होता है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु, उनको नष्ट जो करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है, उसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो अपघटक वाले जो पारितंत्र है, उसका अगर आप संख्या पिरामिड बनाएंगे तो क्या होगा? अपघटक किसको नष्ट करेगा? एक मान लीजिए कोई जानवर मरा हुआ है, तो उसको अपघटक नष्ट करेगा, तो जानवर एक ही होगा ना, उस पे बहुत सारे अपघटक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे होंगे, उसको नष्ट कर रहे होंगे, है ना? तो जो बॉडी है वो क्या है? सिंगल है, एक। तो जो अपघटकों के लिए जो उत्पादक का कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वह मृत शरीर या वो मृत बॉडी कर रहा है, और उसकी संख्या क्या है? एक है, तो सबसे नीचे होगा। अपघटकों के लिए उत्पादक का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है ना, जीव। फिर इसके ऊपर कौन निर्भर है? अपघटक, और अपघटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना? तो ये उल्टा बनता है। अपघटक पारितंत्र भी क्या बनता है? उल्टा बनता है। अगला देखते हैं जैव भार पिरामिड। मिटा देना। जैव भार पिरामिड, जैव भार बता दिया आपको। जो शरीर में किसी भी जीव के कार्बनिक पदार्थ है, अगर उसको ड्राई करके आप वेट करेंगे तो जितना भार आता है उसी को क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। तो जैव भार के आधार पर पिरामिड देख रहे हैं। तो जैव भार के आधार पर पिरामिड क्या है?
जैसे एक ले रहे हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैव भार में एक उदाहरण ले रहे हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड बना रहे हैं। तो जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता में भी शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो उत्पादक कौन होगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होंगे? पेड़ पौधे। जितने भी हरे पदार्थ आपको दिखते हैं, पेड़ पौधे, घास, है ना, ये सब किस में आएंगे? उत्पादक में। तो पृथ्वी को इमेजिन कीजिए, पृथ्वी को इमेजिन करने पे आपको घास ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है? घास पेड़ पौधों को मिला लेंगे, उनकी अगर एक एक उनका जितना भी टोटल पदार्थ है उनको क्या करें? इकट्ठा करें और उनको क्या करें? ड्राई कर दें, सुखा दें। तो उसका जितना वजन होगा उतना सारे जीव जंतुओं को इकट्ठा करें और उनको सुखा दें, तो किसका वजन ज़्यादा होना चाहिए? पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ, एक एक लकड़ियाँ हैं, वो कितने कुंटल की होती हैं? बड़े बड़े पेड़। हम लोग जितने लोग बैठे हैं उतना तो ये टेबलों को इकट्ठा कर दो तो हो जाएगा, वजन होगा कि नहीं? तो जो पेड़ पौधे, वृक्ष है, घासें हैं, अगर आप पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के घास पेड़ पौधों को इकट्ठा करें और उनको सुखा दें, तो जो उनका वजन मिलेगा आपको, ड्राई जैव भार जो मिलेगा, वह जीव जंतुओं की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए जो जैव भार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, क्योंकि जो उत्पादक हैं पेड़ पौधे या घास आदि, इनका जैव भार क्या है? ज़्यादा है। इनका जैव भार क्या है? ज़्यादा है। जैसे इसमें उदाहरण लिया हुआ है कि इसने मान लिया है कि इनका जैव भार कितना है? 10,000 किलो, 10,000 किलोग्राम। मतलब कि पेड़ पौधे जितने लिए थे उसको सुखाया तो जो ड्राई मिला वेट वो कितना मिला? 10,000 किलो का मिला। अब इस पे निर्भर है कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, खरगोश, है ना, खरगोश या शाकाहारी जो जीव हैं, खरगोश में हिरण, गाय, ये सब है। तो इनका वेट ये कितना लिख रहा है? 1,000 किलो, 1,000 केजी। फिर इसके बाद क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता जो लोमड़ी है, इन सबको खा रही है लोमड़ी। और फिर है शेर। तो शेर एक ही है, तो कितने किलो का होगा शेर? 10 किलो का। 10 किलो माना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 किलो हो सकता है, गलत बोल दिया मैं। क्यों? क्योंकि जैव भार है ना उसका। शेर मान लीजिए 50 किलो का है, जब शेर को सुखाएंगे, उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको जब सुखाएंगे तो कम ही आएगा, है ना। जैसे मुर्गी होती है जितने किलो की, जब उसको छील कटवाते हैं तो कम आता होगा ना। मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ लोग ले जाते हैं, तो वो जब वजन करता है तो वो बिना काटे हुए ही वजन करता है, फिर उसके बाद काटता है वो। तो आप लोगों से अगर कोई खाता है तो बताएगा मुझे 1 किलो मुर्गी में कितना निकलता है? कोई नहीं खाता? 700 ग्राम। मतलब 300 ग्राम क्या हुआ? बेकार हो गया। पंख वंख थे, हड्डियां तो सूखेगी नहीं अगर आप ड्राई करेंगे तो पहले से ही सूखी हुई हैं, तो जो मांस है वही सूखेगा ना। तो अगर आप 700 ग्राम को सुखाएंगे तो 200 ग्राम बचेगा और उसका पानी आदि निकाल दिया जाए, है ना। तो लोमड़ी का कितना? 100 किलो होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक लोमड़ी का 100 केजी हो गया सूखने के बाद, क्योंकि देखिए जैसे पेड़ पौधे और घास हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जब उनको सुखाएंगे तो उनका जैव भार भी ज़्यादा रहेगा ना। उसकी तुलना में खरगोश, गाय, बकरी कम है तो उनका जैव भार कम हो जाता है सुखाने पे। इसकी तुलना में लोमड़ी कम संख्या में है तो उसका जैव भार कम होगा। और शेर कम संख्या में है। शेर कितने होंगे? 2-4 होंगे, मुझे लगता है अनपरा में 1 नहीं है, इतना बड़ा जंगल है
तो जब एको शेर नहीं है तो इसका जय भार लिखने की क्या जरूरत है, फिर मत लिखो। पर लिख दे रहे हैं क्योंकि भारत में जय, विश्व में शेर तो हैं ही ना, तो मतलब इसका कैसा बना, सीधा बना है। और एक इसी में उल्टा बनेगा, काहे बंद कर रहे हो, कहीं जाना है क्या? तो फिर जब मैं कहूँगा तब जाओगे ना। गहरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो ये स्थलीय का हुआ, इसी में एक उदाहरण है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसको खत्म कर लेते हैं ना, नहीं तो परेशान रहेंगे आप लोग, कल प्रैक्टिकल की क्लास होगी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक हैं वो क्या होंगे? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या होता है? मछलियां कैसे होंगी? जल होगा। पेड़ पौधे जल में भी होते हैं, जो शैवाल है, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, जिसको कहते हैं पादप प्लवक। क्या कहते हैं? पादप प्लवक। प्लवक मतलब होता है पौधा, पेड़ पौधे वाले जो पौधे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पादप प्लवक हैं वो जितने हैं, है ना, उनका अगर सुखा के बनाया जाए, और जितनी मछलियां हैं, मछलियां आप लोग सागर में देखते हैं, बेल मछली भी है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, अगर उनको सुखा के रखा जाए और जो घास आदि हैं उनको सुखा के रखा जाए समुद्र के भीतर, तो किसका वजन ज़्यादा होगा? मछलियों का होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, व्हेल आदि मछली बहुत बड़ी होती हैं। तो इसीलिए जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जय भार पिरामिड बनता है, ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है ना। सबसे पहले पादप प्लवक होगा, पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, फिर छोटी मछलियां होती हैं जिनको बड़ी मछलियां खा लेती हैं, है ना। आप लोग मूवी देखते होंगे, कहता हूँ छोटी मछली है ये, इसको मैं बताता हूँ अभी, इस गेम की छोटी मछली है अभी ये, है ना। तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं जैव भार बढ़ता जा रहा है। इस वाले स्तर में जो व्हेल आदि बड़ी मछलियाँ हैं उनका जैव भार बहुत ज़्यादा है और इधर कम है, इसीलिए क्या बनता है? उल्टा बनता है। एक लास्ट है ऊर्जा पिरामिड, उसको देख लेते हैं। ये सब नोट्स मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए कैसे क्या हो रहा है। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा जैव भार और संख्या, तो इसमें हमने दोनों तरीके का देखा कि जैव भार में भी पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, संख्या में भी उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। लेकिन केवल एक ऐसा पिरामिड है ऊर्जा पिरामिड जिसका जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा, हमेशा सीधा होगा। अगर कथन आ रहा है तो हमेशा सीधा, अगर लिखा है कि ऊर्जा पिरामिड उल्टा होता है तो वो गलत हो गया, विशुद्ध रूप से गलत है वो, है ना। तो ऊर्जा पिरामिड क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका उत्तर आपको बताना चाहिए, सोच के बताइए क्यों ऐसा होगा, क्यों हमेशा सीधा बनेगा ऊर्जा पिरामिड? ऊर्जा पिरामिड में किस आधार पे दिखाएंगे जीवों को? जैसे अभी जैव भार में जैव भार के आधार पर दिखा रहे थे, तो इसमें ऊर्जा के आधार पर दिखाएंगे ना। तो ये सीधा कैसे होगा ऊर्जा पिरामिड? वो यूनिट वाला एग्जांपल याद कीजिए, 1000 यूनिट, फिर 100 यूनिट, फिर 1 यूनिट, 10 यूनिट। जो उत्पादक हैं पारिस्थितिक तंत्र में, वही सबसे ज्यादा ऊर्जा तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन तैयार करता है? उत्पादक। तो यहाँ अगर 1000 यूनिट ऊर्जा तैयार हुई है, तो जब शाकाहारी जीवों को मिलेगा तो कितना मिलेगा? 10%, 100 यूनिट मिलेगा। फिर मांसाहारी जीव को कितना मिलेगा? इसका 10% मिलेगा, 10 यूनिट। फिर जो सर्वाहारी जीव है उसको 1 यूनिट मिलेगा। ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं है कि कभी ये वाले कम उत्पादन कर पाएंगे, ये ज़्यादा कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वही सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, फिर उसके बाद शाकाहारी जीव, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। मतलब जो ऊर्जा का स्तर है जीवों में वो कितना है, उसी को क्या कहते हैं?
ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय है। ऐसे ही हमेशा ऊर्जा प्रवाहित होगी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ठीक है ना, एक दिशीय। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने सीखे हैं। तो समाप्ति ही है ये, ठीक है। तो पहली यूनिट में इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जिसको छोड़ दे रहे हैं, समय मिला तो देखेंगे, नहीं तो इतना पहले तैयार कीजिए पहले यूनिट में जितना पढ़ाए हैं, है ना, क्योंकि इसमें ऐसे ही सवाल आएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसके प्रकार बताइए, पर्यावरण क्या है, उसके घटक बताइए, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। और ये जो छोटे छोटे हैं ये 2-2 4-4 नंबर में पूछ सकते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है उसको समझाइए, तो इसमें आपको 3-4 प्रकार चित्र बना के समझाना होगा, है ना। तो ये है अगला, फिर कल 2 दिन क्लास चलेगी प्रैक्टिकल की, तो उसके बाद दूसरी यूनिट जो बायो